गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19-20 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप 6 माह तक लगातार ओनली 6 मंथ रेगुलर करंट अफेयर्स देखें, उसको लिखते रहें। आपकी नॉलेज आसमान छूने लगेगी, आप एक ज़बरदस्त कंपिटिटर बनोगे, आप कोई भी एग्जाम आसानी से फाइट कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हो, आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन पर आप शेयर कर देना। उसके बाद आप वीडियो पूरी देखा करो, कंप्लीट वीडियो देखें और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसे कुछ नहीं होते हैं जो आप आसानी से सुनकर तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप बेहतरीन पढ़ पाओगे। 19-20 अगस्त करंट अफेयर्स बाई HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्टैक्ट नंबर 6376204163, टेलीग्राम चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत, स्पोर्ट्स, पत्रकार या फिल्म इंडस्ट्री? फ्रेंड्स, पंडित जसराज का निधन हुआ है, वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे और वो मेवाती घराने से संबंधित थे। आपसे घराना भी पूछा जा सकता है, मेवाती घराना से संबंधित व्यक्ति हैं तो वहाँ पर आपको जसराज, पंडित जसराज ऑप्शन में दे देंगे, क्योंकि ये चर्चा में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये संगीत से संबंधित है और मेवाती घराने से संबंधित है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट लॉयंस, प्रोजेक्ट डॉल्फिन्स, प्रोजेक्ट वाटर, ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉयंस और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 3 मिलियन पाउंड्स का जो इनोवेशन चैलेंज फंड कौन से देश ने लॉन्च किया है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी UK, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्पेन। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा UK। यूनाइटेड किंगडम ने 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड का क्या किया है, यहाँ पर लॉन्च किया है इंडिया में। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की सबसे लंबी पियर ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि भारतीय जो रेलवे है उसके द्वारा पियर ब्रिज का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी है, लेकिन ये कौन सी नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी ईजाई, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी ईजाई। ये आपको ध्यान रखना है। ईजाई जो नदी है ये मणिपुर की नदी है, आपको ये ध्यान रखना है। मणिपुर की हम बात करते हैं तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वहाँ का फेमस है, और वहाँ लोकटक झील भी उसी नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई एग्जामों में लोकटक झील के बारे में पूछा गया है। मणिपुर के CM एन वीरेन सिंह है, यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला,
कैपिटल इम्फाल। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो मणिपुर के बारे में ये बातें मैं बता चुका हूँ। ईजाई नदी मणिपुर में है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजा। ये बातें आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किस नाम पर किया जाएगा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस है उसका नाम बदला जा रहा है, लेकिन उसका नाम अब क्या किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के फॉर्मर पीएम, बीजेपी से थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर इसका नाम किया जाएगा। बात करते हैं चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में महू डिस्ट्रिक्ट से होता है। ये राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, 1 बांध एमपी में बना हुआ है, 3 बांध राजस्थान बने। राजस्थान में जो उद्गम की तरफ से हम देखते हैं तो पहला बांध राणा प्रताप सागर, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा कोटा बैराज। ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है, ये हम बता चुके हैं। ये पहाड़ियां मऊ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए किसने ई पोर्टल स्वस्थ जारी किया है? ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वस्थ नाम है उसका। ई पोर्टल का नाम क्या है? स्वस्थ। ये किसने जारी किया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जारी किया है, आदिवासियों से संबंधित है, तो जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनजाति मंत्री। और हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा है, यह आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्रेंड्स आपको मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई थी, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ी है तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी संज्ञान प्रतियोगी संस्थान चैनल पर आप जा करके और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। बेहतरीन पढ़ाया है, एक एक चीज आपको क्लियर करवाइए, आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, आधा घंटा के आसपास वीडियो है, आपको मजे आ जाएंगे पढ़ करके। तो देखिए, हाल ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ये आपका ध्यान रखना है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब करेंगे? फ्रेंड्स आपको एक बात यहां से ध्यान रखनी है, पीएम मोदी जो पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन है उसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो ये कब होगा ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अगस्त को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। बात करते हैं ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
ये गुरुग्राम में है। स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए हम इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था इसको, ठीक है। और जो अभी शिखर सम्मेलन होने वाला है वो वर्चुअली होगा, ऑनलाइन होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? 1 सितंबर को पुलिस डे मनाया जाएगा, तो ऐसा फैसला कौन सी राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर होएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने कोरोना के कारण जो काफ़ी जो पुलिसकर्मी है, करीब 18 पुलिसकर्मियों की कोरोना की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। 4000 से अधिक पुलिसकर्मी क्या हो गए? कोरोना संक्रमित हो गए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके, पुलिस की अहमियत को समझते हुए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है? पुलिस डे मनाने की योजना बनाई है 1 सितंबर को। तो हर वर्ष 1 सितंबर को पश्चिम बंगाल में पुलिस दिवस मनाया जाएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं, यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, और यहाँ के कैपिटल आप जानते ही हो कोलकाता है, और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है। इस तरीके से आपको बाकी चीजें भी देखनी होंगी। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता, राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला, बुक्सा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपको नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है। और कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने कर्म साथी योजना भी लॉन्च की थी, ये भी आपको याद रखना है। कर्म साथी योजना पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, योजना दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी योजना चलाई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। जितने भी योजनाएं नई प्रारंभ होती हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई पॉइंट हम छोड़ते नहीं हैं। हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज होती है, द हिंदू, PIB, मनी कंट्रोल और DD न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारी ऑथेंटिक न्यूज़ें होती हैं, यहीं से हम आपको कंप्लीट डिस्कस करवाते हैं। तो आपका 70% तो आपकी नेशनल इंटरनेशनल जीके भी तैयार हो जाएगी, और करंट अफेयर्स का तो सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अनुज श्रीवास्तव, ऑप्शन बी अजय माकन, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी विप्लव कुमार। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना जी। ये BSF के नए महानिदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, BSF की स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है, 1965 में BSF की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो अन्य फैक्ट हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आंशिक ऋण गारंटी योजना। आंशिक ऋण गारंटी योजना, तो फ्रेंड्स इसमें क्या किया गया है कि जैसे जो आंशिक ऋण दिया जाता है, जैसे एक तो बड़ा ऋण दिया जाता है, एक आंशिक दिया जाता है, तो ये क्या है कि आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए भारत में छोटे उद्यमियों, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको एक अच्छा तरलता, लिक्विडिटी उपलब्ध करवाने के लिए
आंशिक ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। तो देखिए इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उससे रूबरू करवाएंगे। 17 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 की वैधता को 3 महीने बढ़ाकर 19 नवंबर 2020 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी इसके तहत कोई भी प्रकार का ऋण चाहिए तो आप नवंबर तक एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हो। और ये 45,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत बांटे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 कब इसमें डेट बढ़ाई गई है, 17 अगस्त 2020। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं डेथ वैली की। तो फ्रेंड्स, डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में इसे डेथ वैली, हिंदी अर्थ हम देखेंगे तो मृत घाटी कहेंगे इसको, और ये वहाँ पर रेगिस्तान में स्थित है। ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर अभी बढ़ गया है, इसलिए ये चर्चा में है। 54 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर वर्तमान में हो गया है डेथ वैली का। तो देखिए हम एक एक पॉइंट को यहाँ से क्लियर करते हैं। हाल ही में यूएसए राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि दक्षिण कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली के फर्नेस क्रीक में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। डेथ वैली आपसे पूछा जा सकता है। तो कैलिफोर्निया का रेगिस्तान है, वहां पर ये स्थित है। डेथ वैली के बारे में और रोचक तथ्य हम यहाँ पर देखते हैं, आपको मजे आने वाले हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, इंटरेस्ट बना करके आप एग्जाम फाइट कर सकते हो, दुखी होकर के नहीं कर सकते हो। डेथ वैली, उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली उत्तरी मोजावे रेगिस्तान के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डेथ वैली है ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी मोजावे रेगिस्तान है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। तो यह मध्य पूर्व सहारा रेगिस्तान की तरह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक स्थान है। डेथ वैली का शैतान का गोल्फ, जो डेथ वैली है उसको शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहा जाता है, तो डेथ वैली को कहा जाता है। डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया के मरुस्थल में। कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो सारी बातें आप जान चुके होंगे। मृत घाटी से कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। डेथ वैली रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग या प्रथम स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भ्रंश घाटी है वो कब बनती है, जब किसी चट्टानी भाग का जो मध्य भाग है जो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। तो इस कारण से दो रेखाओं के बीच का जो चट्टानी भाग है वो नीचे धंस जाता है। तो जो एक वैली, एक घाटी बनती है उसे भ्रंश वैली या रिफ्ट घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं इसी में। डेथ वैली यानी मृत घाटी की तली में नमक का एक बड़ा ढेर अवस्थित है। जो डेथ वैली है उसकी जो तलहटी है उस पर नमक का बहुत बड़ा ढेर अवस्थित है, ऐसे साइंटिस्टों का मानना है। होलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जलाशय था, किंतु कालांतर में इसके सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष के रूप में बैठ गया। होलोसीन युग में ये क्या था, जहाँ पर आज डेथ वैली है, बाकी चारों तरफ रेगिस्तान है, वहाँ पर एक बड़ा जलाशय था, उसमें नमक यानी लवणता घुली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जलाशय सूखता गया और ये डेथ वैली डेवलप होती गई,
तो वो नमक है जो इसकी तलहटी में पहुंच गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन कॉरिडोर की। तो देखिए ग्रीन कॉरिडोर की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये बात क्या है, ये एम्बुलेंस के लिए डेवलप किया गया है। पुणे और चेन्नई के मध्य बनाया गया है, पुणे से चेन्नई, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या था, पुणे में स्थित हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि एक महिला का जो ब्रेन है वो डेथ हो गया था, यानी महिला मर चुकी थी। इसकी पुष्टि ब्रेन करता है कि भाई महिला या पुरुष मर चुका है, इसकी पुष्टि करता है। उसका पहले ब्रेन क्या होता है, डेथ होता है। तो एक महिला पुणे स्थित हॉस्पिटल में क्या हो चुका था, उसका ब्रेन डेथ हो चुका था। और चेन्नई स्थित हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जो कई बार ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेट कर चुका था, यानी कई बार अपने अंग डोनेट कर चुका था, उसकी हृदय की वजह से मौत होने वाली थी। चेन्नई में स्थित व्यक्ति की जो कई लोगों को पहले अपने अंग डोनेट कर चुके थे, उनकी हृदय के कारण मौत होने वाली थी। इस वजह से वहां पर महिला, पुणे स्थित हॉस्पिटल में महिला का क्या हो गया, ब्रेन डेथ हो गया। तो उसका जैसे ही हार्ट निकाला गया, हार्ट निकाल करके उसको कहां पर ले जाया गया, एम्बुलेंस के माध्यम, एयर एम्बुलेंस, हवाई एम्बुलेंस के माध्यम से चेन्नई पहुंचाया गया और वहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, हृदय प्रत्यारोपण किया गया, जिस वजह से जो पहले कई लोगों को अंग डोनेट कर चुके व्यक्ति की जान बच गई। वो महिला तो मरी गई थी। तो देखिए इस वजह से ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, ऐसा कॉरिडोर जहां पर वाहनों की इमरजेंसी स्थिति में ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करवा देते हैं, यानी ट्रैफिक को बंद करवा देते हैं और वहां से एम्बुलेंस बहुत फास्टली पहुंच जाती है। तो देखिए ये रोचक तथ्य है, अच्छे से आप देखना। तो हम बात करते हैं कोविड-19 के मद्देनजर यातायात प्रतिबंध एवं हवाई उड़ानों की अनुपलब्धता के बीच पुणे के एक निजी अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित 39 वर्षीय एक महिला का दिल एयर एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई लाया गया। तो पुणे के एक निजी अस्पताल में ब्रेन डेथ घोषित 39 ईयर्स ओल्ड महिला का जो हार्ट है वो कहाँ लाया गया, एयर एम्बुलेंस की सहायता से चेन्नई लाया गया। गौरतलब है कि एम्बुलेंस की बाधा रहित आवाजाही के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया कि आवाजाही के लिए समय न लगे। अब बात करते हैं दिल प्राप्तकर्ता की, जिसमें हार्ट को प्राप्त किया था। दिल प्राप्तकर्ता पहले से ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के साथ पंजीकृत है। नोटो क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो। तो नोटो के साथ ये पंजीकृत है। पंजीकृत का मतलब जिसने अभी हृदय प्राप्त करा है वो व्यक्ति पहले से ही काफी ऑर्गन्स, टिश्यू यानी ऊतक वगैरह वो डोनेट कर चुके हैं। बात करते हैं नोटो की। तो देखिए नोटो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो नोटो क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, भारतीय जो परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अधीनस्थ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है नोटो। ठीक है, नोटो के बारे में आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद इसके दो पार्ट्स हैं। नोटो के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। एक तो नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। एक तो क्या है, ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करने वाला, स्टोरेज करने वाला पार्ट है एक तो, और एक है नेशनल बायोमटेरियल सेंटर। तो नोटो के दो भाग हैं, एक तो है NHOTRS, ठीक है,
यानी नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, एक है राष्ट्रीय बायोमेट्रिक सेंटर। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। भारत में अंगदान को मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट कब का है? 1994 का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, यह अधिनियम मृतक एवं जीवित दाताओं दोनों को अपने अंगों को दान करने की अनुमति देता है। यानी मृतक हैं वो अपने अंगों को डोनेट कर सकते हैं, एक जीवित व्यक्ति भी अपने अंगों को डोनेट कर सकते हैं। ये मस्तिष्क की मृत्यु को के रूप में पहचानता है, यानी जो मस्तिष्क की मृत्यु हो गई या नहीं हुई है उस बात को ये पहचानता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं नोटो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसप्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो देश में मानव अंगों का रखरखाव, आवंटन, वितरण से संबंधित गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर थे, आपको पता ही है। अब वो क्या कर दिया गया है, गोवा के गवर्नर पद से उनको वहाँ इस्तीफा दे दिया गया है और मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। कहाँ के गवर्नर बन चुके हैं फ्रेंड्स? ये अब मेघालय के गवर्नर बन चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है सत्यपाल मलिक के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कैंपा। कैंपा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैंपा क्या है, वन, पर्यावरण, इन चीज़ों से संबंधित है, इनके रखरखाव से संबंधित है। तो देखिए आवागमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय पारगमन पोर्टल पर विमर्श किया गया। राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किए जाने संबंधी शुरुआती अनुभव के मानवे सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में वनीकरण कोष, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड और एक क्या बनाया गया, कैंपा बनाया गया, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। कैंपा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। एक तो CAF बनाया था काफ, और एक कैंपा बनाया था। CAF क्या है? कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड, यानी जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति कोष बनाया था, वनीकरण कोष बनाया था। और एक बनाया था क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण बनाया था, कैंपा। ठीक है, तो ये बात, ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। स्थापना 2001 में हुई थी। और ये किससे संबंधित है? फॉरेस्ट्री को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। तो फ्रेंड्स आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया गया है। इसके तहत स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं। एक तो आपको पता ही पहले कौन सा बनाया जा चुका था, शक्ति, और वेगा भी बनाया जा चुका है। तो देखिए ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नवाचार समाधान है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या है ये दोस्तों? नवाचार समाधान है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि देश में स्टार्टअप, नवाचार एवं अनुसंधान में मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना, माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC इनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो IIT मद्रास और एक CDAC दोस्तों वही संस्था है जिसने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। ये आपको ध्यान रखना, परम 10,000। तो IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक तो शक्ति 32 बिट और एक वेगा 64 बिट नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मजे आ गए होंगे। जबरदस्त करंट अफेयर्स है, बहुत बेहतरीन है। आपकी हर प्रकार की जानकारी यहाँ से चहुमुखी डेवलपमेंट होगा आपके माइंड का। आपको हमेशा एक बेहतरीन क्लास हम देते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और उनके भी माइंड डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में और उनको एग्जाम फाइट करने में आप सहयोग कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।